फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का साइंस का बुक जो कि 7th क्लास का है और उसके आज हम 7th चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी कि 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं और इस चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं कि क्या है। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, यानी कि वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। कोई भी जीव जंतु मौसम में कैसे रहते हैं, वहाँ की जलवायु में कैसे ढलते हैं, कैसे अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हैं, इसको हम देखने का कोशिश करेंगे और पूरे चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मौसम क्या है। तो मौसम आप देखते होंगे हमेशा टीवी चैनल्स पे या जो भी समाचार चैनल्स होते हैं उन पे हमेशा दिखाया जाता है कि मौसम, वहाँ का हालिया मौसम क्या है, और फिर पूर्वानुमान भी लगाया जाता है कि वहाँ का मौसम कल कैसा रहेगा, यानी कि ये भी बता दिया जाता है कि अगले दिनों तक मौसम कैसे रहेंगे। फिर जलवायु देखेंगे, जलवायु के बारे में, फिर उनके अनुरूप जो जंतु कैसे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, कैसे उस वातावरण में रह लेते हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो मौसम को देख लेते हैं। मौसम जारी कौन करता है? मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान द्वारा तैयार की जाती है। मौसम की रिपोर्ट है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्र करती है और उसके बाद मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, अब क्या है कि ताप यानी कि टेम्परेचर, फिर पवन का वेग यानी कि स्पीड ऑफ विंड जो है, इन सभी को का आंकड़ा मौसम विज्ञान विभाग तैयार करता है। उसके बाद मौसम की जानकारी वो हमें देता है। तो आप मौसम यानी कि पूरा का पूरा क्या वेदर है, कैसा है, इसका हमें आंकड़ा कौन देता है? तो मौसम विज्ञान विभाग देता है। अब हम देखते हैं कि मौसम, दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता, वर्षा यानी कि जो आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेन है के बारे में जानकारी देता है कि वह कल का टेम्परेचर कैसा रहेगा, लुढ़केगा मतलब थोड़ा नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी यानी कि आर्द्रता जो है वो वायु में कैसी रहेगी, ये सभी हम मौसम में देखते हैं और मौसम में हमें बताया जाता है। उसके बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, उसके बाद आपको ये पता चलता है कि अगले कितने दिनों तक आपको बिना बारिश यानी कि बिना वर्षा वाले मौसम के रहना पड़ेगा, या बिना मौसम वाले जब जब भी आप मौसम नहीं होते हैं वर्षा के, उसमें आपको वर्षा होती है कभी कभी, उसका भी पूर्वानुमान आपको लगा करके मौसम के रिपोर्ट में बताया जाता है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है, अब इसमें आपको करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि एक चार्ट पेपर ले लेना है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से, आप इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है कि आप न्यूज़पेपर के कटिंग को एक सप्ताह का जो भी उसमें मौसम का रिपोर्ट दिया हुआ है, हालिया अभी पिछले एक सप्ताह का और अभी तक का जो भी दिया रहता है, उसको आप नोट कर लीजिए और उसका प्रेक्षण कीजिए, एक चार्ट शीट बना लीजिए। ठीक है, उसको एकत्र करके, अभी आपके पास नहीं है तो कहीं और से ले लेंगे, यानी कि अपने मित्रों से ले लेंगे, मांग लेंगे, या आप लाइब्रेरी वगैरह से उसको जुटा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह के मौसम में क्या क्या बदलाव आया है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या रही, दैनिक टेम्परेचर क्या रहा और रात में फिर क्या टेम्परेचर वहाँ का गया। तो इस प्रकार से आप मौसम के बारे में, इनकी जटिलताओं के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है, जिसको रेन गेज हम लोग बोलते हैं। रेन गेज से क्या होता है? वर्षा मापा जाता है। अब क्या है, यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। यह मूल रूप से क्या होता है, यानी कि मापक सिलेंडर होता है। रेन गेज जो हमारा होता है, यानी कि वर्षा मापी होता है, उसको हम रेन गेज बोलते हैं, वर्षा मापी को। ये क्या होता है? एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। इसमें एक कीप लगी होती है। अब किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, ठीक है, किसी भी स्थान पर आप जब तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अब तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? मौसम के घटक हैं। अब आप क्या देखते हैं कि
इस पूरा पूरा जो भी आपको हाईलाइटेड शब्द हैं, इनको देखने का आप कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि मौसम के बारे में आप समझ सकें कि मौसम है क्या आखिर। ठीक है, अब मौसम वह है किसी स्थान पर तापमान यानी कि टेम्परेचर, फिर रेन, वायु वेग यानी कि स्पीड ऑफ विंड, और उसके बाद क्या है, इनके संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अब दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, तो वो सारी स्थितियाँ जो आर्द्रता, तापमान, वर्षा और वायु वेग, ये सभी को मिला करके आपका मौसम का आंकड़ा तैयार किया जाता है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो हैं, अन्य सभी ये जो कारक हैं, मतलब ये तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी क्या हैं, कारक हैं, घटक हैं, मौसम के घटक हैं। इन सब से ही आप आकलित कर सकते हैं कि वहाँ का तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, तो मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या देखते हैं, इसलिए हम अक्सर कह सकते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। इसके बाद जब आप आंकड़े देखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज का मौसम अधिक आर्द्र है और पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। ठीक है, ये इस तरीके से आप आकलन अपना कर सकते हैं, देख करके ये बता सकते हैं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकती है। मौसम क्या है, एक जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी भी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। ऐसा आपने महसूस किया होगा, ऐसा आपने देखा होगा। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इनका जो पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं होता है। क्या होता है, आसान कार्य नहीं होता है। अब इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, जो इनका अधिकतम तापमान है उसको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। हमने पढ़ लिया है थर्मामीटर्स के बारे में, बहुत ये क्लिनिकल और जो भी आपके प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं थर्मामीटर, उनके बारे में हमने पढ़ा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। इन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम है, यानी कि मैक्सिमम है और किस समय न्यूनतम है, मिनिमम है? इस प्रकार से आप यह देखने का कोशिश कीजिए। अब हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। मौसम में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होते हैं, तो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। आप ये ध्यान रखें कि सूर्य क्या है, उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। यानी कि जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है। वह इतना दूर है, फिर भी उसमें इतनी अधिक तेज और इतनी अधिक गर्मी, इतनी अधिक ऊष्मा है कि वो हम तक आती है और हमारे वातावरण को गर्मी देती है, हमें गर्मी देती है। ठीक है, अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये क्या है, प्राइमरी रिसोर्स है हमारा। सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन ला सकता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली जो ऊर्जा है, यह भी वहाँ के मौसम को निर्धारित करने में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह महत्वपूर्ण होती है उसके निर्धारण में। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, यह हम सभी जानते हैं और इसको अभी नहीं जानते होंगे तो जान लें कि ये क्या होता है। समुद्री क्षेत्र का मौसम जो होता है वह रेगिस्तानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों से काफ़ी अलग होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में, यानी कि क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में जो एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, से 25 ईयर्स, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, उस स्थान का जलवायु वह कहलाएगा। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। क्या हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है, अभी तापमान उच्च रहता है तो। अब देखते हैं, यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी भी है। ठीक है, अब यह इसी प्रकार से आप यह देख सकते हैं, यह बताया गया है कि इसके बाद पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। ठीक है, इसमें हमें औसत तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं आपका, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। उसके बाद आपका है केरल एवं तिरुवनंतपुरम। मतलब यहाँ के आपके गर्मी और मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। क्या होता है कि जिस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम में इतनी विविधता पाई जाती है, वैसे ही पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी मौसम की विविधता पाई जाती है। सर्दी में कुछ माह के लिए वहाँ पे राजस्थान के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान उच्च रहता है, लेकिन सर्दी में जो कुछ माह के लिए क्या होता है, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। ठीक है, ये क्या है, किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है, यानी कि यह डेजर्ट क्लाइमेट के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तरी पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ अधिकांश भागों में, वर्ष के अधिकांश भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी जलवायु है हमारे देश की, वह आर्द्र है। अब पढ़ते हैं जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन को हम देखते हैं। ठीक है, क्या है वहाँ का क्लाइमेट और क्या है वहाँ का एडप्टेशन और किस प्रकार से जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो जंतुओं के जलवायवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ जंतुओं के जलवायवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में जो भी एग्जाम्पल्स हैं अनुकूलन के, उसमें केवल ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन जो है हमारा, उसका, और फिर ट्रॉपिकल जो रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसको हम देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम अध्ययन करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र को करेंगे और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का करेंगे। पोलर रीजन को करेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को करेंगे। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र,
ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह हमारी पृथ्वी के क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह जो दो ध्रुव हैं पृथ्वी के, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, यह उसके समीप के क्षेत्र हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी और सबसे निचली, मतलब ऊपर बोलेंगे यानी कि नॉर्थ, और नीचे बोलेंगे यानी कि साउथ, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, ऊपरी और निचला हमारा जो पृथ्वी का हिस्सा है वो। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र के जो कुछ परिचित देश हैं जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका और अलास्का, ठीक है, अमेरिका में जो अलास्का है और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं, ये सभी क्या हैं, आपके पोलर रीजन्स हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां, ठीक है। अब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं इसमें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अध्ययन करना है पोलर रीजन के बारे में, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भागों में अत्यधिक सर्दी रहती है। यह हमेशा क्या होते हैं, पूरा पूरा बर्फ से ढके होते हैं, बर्फ से इनका पूरा जो है मोटा लेयर वहाँ जमा रहता है। अब क्या होता है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग अत्यधिक सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, ठीक है। बाकी का जो 6 महीना है वहाँ सूर्यास्त नहीं होता और बाकी का जो 6 महीना है वहाँ सूर्योदय नहीं होता, यानी कि 6 महीने एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिन ही होता है और 6 महीने केवल रात होती है वहाँ। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अब जो यहाँ के आपके जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वह इस परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अब आइए हम ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयत्न करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के अनुकूलित हो गए हैं, जलवायु के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ये जो आपके पोलर बियर और पेंगुइन हैं, ये किस प्रकार से वहाँ के जलवायु के लिए अनुकूलित हो गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय जो भालू होता है उसके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद यानी कि जो श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। अब इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है, जो इनको खाने के लिए आते हैं, चाहे जो इनको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनसे इनको बचने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बाल, ठीक है, फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इनके त्वचा के नीचे क्या होती है, एक वसा यानी कि फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ठीक है, ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, ठीक है। इनका त्वचा जो है, एक तो वो 2 लेयर इनके बालों से ढका रहता है, फिर क्या होता है कि एक फैटी लेयर उनके वसा का एक लेयर होता है जिससे पूरा ढका रहता है, और वो धीरे धीरे चलते हैं ताकि अत्यधिक गर्म ना हो जाए। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ इतनी ठंड होती है, उसमें भी ये इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि भाई धीरे चलना है ताकि और ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, यानी कि वो इस तरीके से उनके शरीर की बनावट होती है और वो अपने आप को इस तरीके से उस क्लाइमेट के लायक बनाते हैं, ठीक है। अब गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंड करना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब ये फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि और क्या करते हैं, उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। ये बर्फ़ में इनसे चल सकते हैं। अब तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। मतलब नाक को बंद करके ये लंबे समय तक पानी में अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण शक्ति जो होती है तीव्र होती है। ये बहुत दूर की भी वस्तुओं को उनके स्मेल से पहचान लेते हैं, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। वह हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र इतना में दिखाए गए। आपका ऊपर ये 7.3 है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा है वही है, लेकिन एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये रहा आपका पोलर बियर। अब यहाँ से हम इसको अध्ययन करते हैं। सफ़ेद बालों के कारण क्या होता है, पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता। अब इसमें सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। यह भालू को शिकार ढूंढने में या पकड़ने में सहायक होती है। अब फिर इनके नखर जो होते हैं, इनके जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लंबे और पैने होते हैं। इस प्रकार से आप इनके पूरे जो भी इनके अंदर विशेषता होती है उसको हम अध्ययन कर ले रहे हैं। अब क्या देखते हैं हम कि यह जो होता है इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करता है। पैने होते हैं यानी कि बर्फ़ को पकड़ने में, इनको जकड़ के रखने में मदद करता है। जैसे हम आइस पे चलते हैं और बर्फ़ पे जाते हैं या ग्लेशियर पे जाते हैं, जो माउंटेनर होते हैं वो आपको बता सकते हैं क्रैम्पॉन बांध के जाते हैं अपने पैरों में। जो विशेष प्रकार के जो शूज़ पहनते हैं उसमें क्रैम्पॉन बांधते हैं जिसमें कील लगा होता है, वह उनको बर्फ़ पर फिसलने में सहायक होता है। लेकिन ये जो है बियर, पोलर बियर, इनके लिए प्रकृति ने इनके जो नाखून हैं उनको लंबे और पैने बना दिए हैं ताकि ये इस तरीके से पकड़ सके और बर्फ़ पर फिसले नहीं। अब क्या होता है, इनकी जो त्वचा है नीचे वसा की एक परत होती है। इससे शरीर को शीतरोधी ये बन जाते हैं, जो गर्मी इनसे बाहर नहीं निकल पाती है। अब यह सर्द मौसम में इन्हें गर्म रखती है। ये क्या करती है, इन्हें सर्द मौसम में गर्म रखती है। अब इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, इधर से इधर जाना था, फिर इधर से हम लोगों को इधर आना है। इसके परभक्षी और शिकार इसे क्या होते हैं, आसानी से देख नहीं पाते, ये इनके बालों के कारण, सफ़ेद बालों के कारण। अब क्या होता है कि इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। अब ये क्या करती हैं, सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। ठीक है, ये गर्मी इनको प्रदान करते हैं। अब त्वचा से इनको जो नीचे वसा होता है वो भी इनको गर्म रखने में इनके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये सारा इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, इनकी विशेषता थी कि इनके जो बाल होते हैं 2 लेयर बाल होते हैं, उसके बाद 1 लेयर मोटी चर्बी होती है, वो इनको किन किन रूपों में मदद करती है। अब ध्रुवीय क्षेत्र के एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ठीक है, ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसका एक और हमारा नॉन जो जंतु है, एनिमल है, वो पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। ये इनको भी प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि ये भी आसानी से बर्फ़ में मिल जाते हैं, यानी कि पता नहीं चलता कि ये पेंगुइन कहाँ है। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं, यानी कि झुंड में रखते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे में या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। सही बात है। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। जो ध्रुवीय भालू हैं उन्हीं की तरह पेंगुइन भी क्या है, अच्छे तैराक हैं, अच्छे स्विमर हैं, गुड स्विमर हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, यानी कि स्ट्रीम लाइनर होता है, मछली की तरह। ठीक है, और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जो अच्छे तैराक बनाता है, जिससे ये अच्छी तरह से तैर सकते हैं। ये आप जाल देख सकते हैं पैरों में इनके। ठीक है,
इनका शरीर धारा रेखीय होता है, इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, अच्छी तरह से तैर सकते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, ठीक है, अनेक प्रकार की क्या है, मछलियाँ हैं, कस्तूरी मृग हैं, रेनडियर हैं, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षी को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उनको अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास करते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये, अपने को कहीं गर्म स्थानों पर लेके चले जाते हैं। ये जो प्रवासी होते हैं यानी कि माइग्रेंट होते हैं, ये कहीं और चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी, माइग्रेंट बर्ड जो हैं, वो कहीं अपने आप को और लेके चले जाते हैं। अब सर्दी समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पंछियों का प्रवास स्थान है। हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि भारत में प्रवासी पक्षी बहुत दूर दूर से आते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। साइबेरियाई क्रेन जो है, आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर, ठीक है, साइबेरियाई जो पक्षी हैं वो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इतने दूर से यानी कि साइबेरिया से यहाँ आ जाते हैं राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में। अब आप जानते हैं, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं कि क्या आप इन बातों को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, ये 15,000 किलोमीटर है तक की यात्रा करते हैं। यानी कि ये पक्षी 15,000 किलोमीटर तक यात्रा करके अपने मूल निवास को छोड़ते हैं, वहाँ से आते हैं कहीं और जगह पे चरम जलवायु परिस्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। और ये कितने, लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं। सामान्यतः यह अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। आप यह अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि ये बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, यहाँ जहाँ वायु प्रवाह, जहाँ जो हवा है, उनको हवा का जो प्रवाह है उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं। ठीक है, जो उड़ते हैं तो भाई ऊष्मा तो उनके शरीर में यानी कि हीट जरूर पैदा होगा। इस स्थिति में क्या होता है कि शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों यानी कि जो मसल्स हैं, मसल्स द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं, यह एक रहस्य है। अब यह भाई जानने वाली बात है कि उसी स्थान पर वो इतने दूर से कैसे आ जाते हैं, यानी कि 15,000 किलोमीटर से वो एक ही स्थान को हर वर्ष कैसे पहचान लेते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। अब ये क्या होता है कि ये जान जाते हैं कि किस दिशा में इनको उड़ना है, किस डायरेक्शन में इनको जाना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ जो लैंडमार्क हैं उनका ये उपयोग करते होंगे। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है, यह ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, उसका उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते हैं।
भाई अब ये क्या होता है कि 15-15 हज़ार किलोमीटर पक्षी कैसे उड़ आते हैं। उनको उड़ने में जो ऊपर बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, और वहाँ का जो ऊपर का क्लाइमेट है, इनकी गर्मी, शरीर की गर्मी, और जो वहाँ का वायु का प्रवाह है उड़ने में क्या करता है, वो ऐसा डायरेक्शन एक लेते हैं कि उन वहाँ की जो वायु है वह भी उनके उड़ान में सहायक होता है। अब इस ऊंचाई की जो शीत स्थितियाँ हैं, उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का क्या करते हैं, विसरण भी आसानी से कर देते हैं। क्योंकि जब उड़ेंगे लगातार इतने समय तक, तो क्या होता है, हीट भी शरीर में, यानी कि ऊष्मा भी शरीर से निकलती है, वह उनको क्या करता है, विसरित कर देता है वहाँ का क्लाइमेट ऊपर जब उड़ते हैं तो। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक रहता है। यहाँ का जो तापमान, यहाँ के जो टेम्परेचर है, वो सबसे सर्द महीने में भी 15 डिग्री से अधिक होता है। सर्दियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, वर्षा भी यहाँ ठीक ठाक होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ का क्या है विशेषता, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है वो भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे वन जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी घाट और असम में। और जो भारत के बाहर पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में, यानी कि मिडिल अफ्रीका में। ठीक है, अब सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, यानी कि प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी यानी कि ऐप, और फिर गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट होते हैं। अब आइए इनके बारे में हम पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। चूँकि जंतुओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जंतुओं की संख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होता है। भाई जबरदस्त कंपटीशन होता है खाने पीने के लिए। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो जंतु हैं वो पेड़ पर रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। ठीक है, लाल नेत्र मतलब उनके जो आँख हैं वो लाल होते हैं, और लाल मेढक के जो पैर के तलवे हैं वो चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। ठीक है, ये भाई पेड़ पर भी रहते हैं, ये ही हैं लाल नेत्र वाले मेढक। देखिए इनका पैर कैसा है, यह चिपचिपा होता है। ठीक है, अब वृक्ष पर रहने में इनको सहायता मिलती है। वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है। ये क्या करते हैं, वृक्ष पर रहने वाले जो बंदर होते हैं, इनकी सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है। इनके मतलब हर एक जानवर, हर एक जंतु को वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ उनको किस तरीके से रहना है, उसके लिए प्रकृति ने उनको वैसी संरचना भी दी है। ठीक है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। ये पूंछ क्या करते हैं, बंदर को मदद करते हैं शाखा को पकड़ के रखने में, यानी कि ब्रांचेज को पकड़ के रखने में। अब इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। अब क्या देखते हैं, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उसका भार नहीं सह सकते। ये अपने चोंच को ही आगे बढ़ा करके क्या करता है, यही टुकन पक्षी है,
आप टुकन पक्षी को देख लें, इनके जो चोंच होते हैं लंबे होते हैं, दूर से ही उसको पकड़ लेते हैं अपने फल को। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सूंघने की जो संवेदनशील शक्ति होती है वह तीव्र संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता करती है, यानी कि सहायक होती है, और उनकी परभक्षियों यानी कि जो उनको खाते हैं उनसे रक्षा करती है। ऐसे उनका रंग होता है, और जो संवेदनशील शक्ति यानी कि जो सेंसिटिव पावर होता है उनका इस तरीके से होता है, तीव्र यानी कि नज़र, जो तीव्र दृष्टि, नज़र भी उनका तेज होता है। मोटी त्वचा, चमड़ी मोटी होती है। इस प्रकार से वो उनको वहाँ पे रहने के लिए अनुकूल बनाती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु जैसे शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है, ज़्यादा होती है, वो जल्दी सुन लेते हैं। अब लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, ये जो है आपका दाढ़ी वाला ऐप, लायन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद यानी कि श्वेत अयाल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी कि ठोड़ी पर रहती है। यह वृक्ष पर आसानी से चढ़ जाता है और जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है। क्या खाता है? यह फल खाता है। बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। अब लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। ठीक है, चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः यह भूमि पर क्या करते हैं? कभी कभी ही आते हैं, यदा कदा ही आते हैं। ठीक है, वहीं से अपना सारा भोजन जुटा लेते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अब इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। इधर कुछ समझने के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल पढ़ता जाता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ समझाने के लायक है नहीं। सूंड क्या, लंबी जो सूंड होती है उसको सूंघने की क्षमता उससे बढ़ जाती है लंबी सूंड के कारण। अब क्या करता है, यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रद कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दंत हैं, यह इसका रूपांतरित दांत है। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। ये सारे जो भी अलग अलग चीज़ें इनको दी हुई, जैसे इस तरीके से बंदर की पूंछें होती हैं कि वो वहाँ लपेट लेता है टहनियों को, इसी प्रकार से सबको प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि भोजन के स्पर्धा या अन्य किसी जंतुओं से बचने बचाने की जो होड़ है उसमें वो अपने आप को अनुकूलित कर लें। ठीक है, इस प्रकार से उनको प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने डेवलप किया है। अब हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, पंखा का कार्य करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हम पहले सारांश को देखेंगे, उसके बाद क्या आप जानते हैं उसको देखेंगे, फिर इस चैप्टर का द एंड करेंगे। अब जल्दी जल्दी से चलिए देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में जलवायु की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। अब दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी दोपहर के बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः यानी कि भोर में होता है। अब वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता है। वर्ष भर क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बदलते रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य से ही क्या होता है? मौसम सारे हमारे संचालित होते हैं। अब दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के
प्राचलों यानी कि उनका जो आंकड़ा है के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तैयार किए गए प्रतिरूट यानी पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती है। अब जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं, उसमें वह रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। क्या होती है? वर्ष भर बहुत सर्दी होती है। ध्रुवों पर वर्ष में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीने ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुण, जैसे देखते हैं आप कि ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत यानी कि सफ़ेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा यानी कि जो लेयर होता है फैट का, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखर यानी कि जो नख होते हैं उनके कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। ठीक है, दूसरे जगह चले जाना एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, ठीक है, तीखे पैटर्न, तीव्र स्वर ध्वनि और उसके बाद फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण यानी कि उनका जो ऊपर का आवरण है की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ये सभी उनको वहाँ के लिए अनुकूल बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। आप जो जानते हैं उसको, वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हुए है। जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट जो है, वो पृथ्वी के सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हुए है। फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्र के जो जीव हैं, जीवों के बारे में हमें अभी बहुत जो जानकारी है वो नहीं है, यानी कि जो जीवों के जो प्रकार हैं वो गौण हैं। ठीक है, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।